फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा राइजर डिजाइन देखेंगे। राइजर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और एक्चुअल शेप हमारा राइजर का कैसा होना चाहिए। और जैसा कि अगर मैं राइजर को लेके बात करूं तो सबसे पहले राइजर का एक बेसिक फंक्शन हमें पता हो। देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम को मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद में अलग अलग जो एलिमेंट्स के जो डिजाइन की बात हो रही है उस डिजाइन को लेके मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या था कि आपका पूरा मोल्डिंग सैंड है, ये आपका स्प्रू बेसिन है, जहां से आपका क्या है, लिक्विड मेटल जो है, लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है और यहां से आपका मोल्टन मेटल पास हुआ ये स्ट्रेनर है, जहां से आपका क्या है, इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। इसके बाद आपका इस तरीके से मोल्टन मेटल रिमूव होगा, मूव करेगा। और ये स्कीम बॉक्स में क्या होता है, जो भी आपकी इंप्योरिटीज है, अगर लो डेंसिटी रहेगी तो ऊपर चले जाएगी, हाई डेंसिटी रहेगी तो नीचे हो जाएगी, और बाकी ये फिर आपकी डेंसिटी से इनगेट पोर्शन में जाते हुए इस तरीके से मूव करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे जो हमको बात करना है, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ स्प्रू को लेके, ये स्प्रू का डिजाइन हमारा किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके का हम लोग स्प्रू डिजाइन रखें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्प्रू के डिजाइन के लिए। देखिए, अगर मैं उस सेक्शन की बात करूं तो उस सेक्शन को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बना रहा हूं यहाँ पर। तो ये हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारे पास स्प्रू बेसिन है और ये हमारे पास जो है दैट इज द स्प्रू। ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, स्प्रू है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैं 3 सेक्शन कंसिडर करके चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए दिस इज द सेक्शन 1, ये आपका जो सेक्शन है ये मान लीजिए सेक्शन 2 है, और ये जो आपका लास्ट वाला पोर्शन है सेक्शन 3 है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आपका जो डिजाइनिंग अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो आपका फ्लूइड है ये आपका मोल्टन मेटल ये आपको भरा हुआ है, और मोल्टन मेटल भरने के बाद क्या इस तरीके से इसमें हमको फ्लो कराना है। तो फ्लो कराना है तो देखिए प्रॉब्लम होता क्या है इसके साथ, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जब यहाँ पर ये जो लिक्विड मेटल है, जब लिक्विड मेटल आपका यहाँ पर इंटर करता है तो क्या होता है कि अगर ये लिक्विड मेटल इस सरफेस से, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं, अगर ये मोल्टन मेटल ये आपका इनर सरफेस से चिपक कर ना चले तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका एयर फिल करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर जो एयर आपकी डेफिनेटली, अब ये एयर कहाँ से आएंगे आप ये देख सकते हो, जब भी मोल्टन मेटल डाला जाता है तो उसमें से जो गैसेस बाहर निकलती है वो वेपोराइज होती है, जो गैसेस, वो गैसेस आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी कैप्चर करने स्टार्ट कर देगी। और जैसे जैसे गैसेस आपकी यहाँ पर कैप्चर करना स्टार्ट करेगा तो उसके चलते जब ये मोल्टन मेटल फाइनली क्या है, गैस तो आपकी बाहर निकली नहीं और ऊपर से सराउंडिंग वाली गैसेस और आके यहाँ पर इंटर की, तो अगर ये वाली गैसेस आपकी यहाँ पर इंटर कर रही है तो फाइनली जाने के बाद कास्टिंग प्रोडक्ट में डिफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो आपका फिनोमिना है जहां पर आपके एटमॉस्फेरिक एयर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मोल्टन मेटल के साथ, इस फिनोमिना को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। तो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका मोल्टन मेटल है जब हम उसको पास करते हैं या जब हम उसको क्या करते हैं, पोर करते हैं, तो उसके साथ कुछ आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि आपका बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। तो इस चीज को अगर मुझे अवॉइड करना है तो अवॉइड करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, तो उसके लिए हमारा जो ये स्प्रू है, स्प्रू को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग शेप का डिजाइन करना पड़ेगा। कैसा डिजाइन होगा, किस तरीके का डिजाइन होगा, समझते हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स इसमें मैं कुछ हाइट को कंसिडर कर लेता हूं, किस तरीके से, ये हमारा मान लीजिए कि हाइट ऑफ बेसिन और हाइट ऑफ द स्प्रू है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्प्रू का हाइट है, ये जो अगर आप देख रहे हैं दिस इज द हाइट ऑफ द स्प्रू। तो हाइट ऑफ द स्प्रू है तो मैं h ऑफ s लिख देता हूं, दैट इज द हाइट ऑफ स्प्रू। इसको अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है, पोरिंग बेसिन का आपका हाइट है, तो इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूं h ऑफ b, दैट इज द हाइट ऑफ बेसिन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको टोटल हाइट लिख देता हूं। ये जो आप पोर्शन देखेंगे तो इस पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, दैट इज h ऑफ t, और एच टी आपको क्या दिख रहा है, दैट इज द टोटल हाइट। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात करें तो देखिए ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो आपका ऊपर जो पोर्शन है ये वाला है ना,
तो यहाँ पर आपको तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, तो नो डाउट यहाँ पर अगर आप मोल्टन मेटल के साथ देखोगे तो इस पोर्शन पे आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है, 0। बात करते हैं हमारा कि पोर्शन 2 पे क्या मिलेगा, तो आप बर्नौली इक्वेशन 1 और 2 पे लगा सकते हो। जब आप बर्नौली इक्वेशन 1 और 2 पे लगाओगे तो फाइनली आपको जो कंक्लूजन मिलेगा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास टैंक है और ये मान लीजिए कि हमारे पास h हाइट का है, कुछ इस तरीके का शेप है, इसमें कोई फ्लूइड है और कोई मुझसे पूछे कि इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास कितना निकल कर आता है, दैट इज √2gh। ये जो हमारे पास वेलोसिटी निकलती है कितनी होती है, दैट इज √2gh। और बस यही वेलोसिटी को लेके मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये जो हमारे पास वेलोसिटी जो हमको दिख रहा है, अगर मुझे कोई पूछे कि V2 पर वेलोसिटी क्या होगा, तो V2 की वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज √2g, और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, h ऑफ b, यही तो होगा। आपको अगर ये चीज डाउट है, अगर क्लियर है, बर्नौली अप्लाई कर सकते हो तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं 1 और 2 सेक्शन के बीच में क्या कर रहे हैं, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। तो जब आप इस पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। और ये बर्नौली इक्वेशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देख लीजिए P1, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g, तो P1 बाई मान लो यहाँ रोजी हमने लिख दिया, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू हाइट, तो ये हमारे पास Z1, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द P2 बाई रोजी, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो V2 स्क्वायर बाई 2g, और फाइनली जब देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, Z2, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो, जैसा कि हम लोग प्रेशर को लेके बात कर रहे हैं 1 और 2 पे, तो देखो हाइट तो आपको नो डाउट Z1 आपका रेफरेंस प्लेन है, ये आपका Z2 है, तो Z2 को आप क्या लिख सकते हो, ये आप रेफरेंस प्लेन लोगे तो Z2 आपका 0 मान लो, इस रेफरेंस प्लेन के रिगार्डिंग बात हो रहा है। यहाँ पर V1 और V2 पे बात करोगे तो V1 की वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है, 0, तो ये आपका टर्म्स क्या हो गया, 0। और यहाँ पे जैसे हम लोग Z1 को लेके बात करें तो Z1 आपके रेफरेंस प्लेन पे है, और P1 और P2 अगर हम लोग बात करें तो अगर ये आपका देखिए जैसे प्रेशर सेम बैठता है तो V2 बाई 2g आपका जो पोर्शन दिख रहा है क्या दिख रहा है, देखो V2 स्क्वायर बाई 2g, V2 स्क्वायर बाई 2g दैट इज इक्वल टू Z1। Z1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा आपका हाइट है ना, ये जो आपको मिला क्या है Z1, ये पूरा रेफरेंस प्लेन का हाइट है, तो मान लो इसको हम लोग h ऑफ क्या लिख देते हैं, b। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू √2gh ऑफ b, और यही मैंने लिखा हुआ है। तो ये V2 की कहानी है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ जो हमने बात किया हुआ है। तो यहाँ पर V2 की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 2gh ऑफ b, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मैं V3 को V2 और V3 के बीच में निकालूं, मतलब मैं V3 लिखना चाहता हूं, तो V3 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, V3 इक्वल टू √ ऑफ क्या मिलेगा, 2g टोटल हाइट, और टोटल हाइट को हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज द ht। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल हाइट को हमने लिख दिया ht, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग बात करें, मतलब आप इस पोर्शन को लेकर बात कर रहे हो और इस पोर्शन को लेकर बात कर रहे हो, तो 2 और 3 के बीच में हम लोग क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली दुनिया में जितनी भी चीजें फ्लो हो रही है वो सभी के सभी कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रही है, मतलब जितना इसमें मोल्टन मेटल जाएगा उतना आपका बाहर भी निकलेगा। तो इस पोर्शन पे जो इनलेट आएगा ये पोर्शन आपका बाहर भी निकलेगा। तो अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 2 और 3, तो ये आपको क्या मिलेगा, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 और 3। तो 1 और 3, सॉरी नॉट 1 और 3, दिस इज द सेक्शन 2 और 3। तो ये आपको मिलेगा 2 और 3 के बीच में आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 वाले पोर्शन पे आओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द A2V2, m इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो ए भी लिखते हैं ना। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी लिक्विड है, रो आपका क्या है, कांस्टेंट है 2 और 3 पे, तो रो आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो A2V2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, A3V3। अब A2 आप समझ गए होंगे कि ये वाले एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज द A2, ये जो एरिया है ये मेरे पास A2 एरिया है, और ये जो मेरे पास एरिया है दिस इज द A3 एरिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो A2 बाई A3 अगर आप निकालोगे, A2 बाई A3 दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, V3 बाई V2, ये आपको क्या मिलेगा, V3 बाई V2। और V3 की अगर मैं बात करूं तो V3 क्या होगा, √2gh3, ये जो आप देखोगे V3
तो ये आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2g ऑफ एस टी डिवाइड बाई V2 आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2g, और ये V2 की वैल्यू हमने निकाली है, डेट इज द h ऑफ b। 2g की कहानी कैंसिल है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं a2 बाई a3 विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ht बाई h ऑफ b, ये हमको मिला। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं ht और st बाई अंडर रूट में आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं ht डिवाइड बाई hb निकालूं तो ये मुझे क्या मिलेगा फाइनली, a2 बाई a3 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। मतलब जो आपको हाइट दिख रहा है वो आपको कैसा है, पैराबोलिकली वेरी करेगा एरिया के साथ। क्या बोल रहा हूं, जो आपका हाइट है वो एरिया के साथ पैराबोलिकली वेरी करेगा, ये आपका पैराबोलिक दिख रहा है ये आपको। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 के जो बीच का डिजाइन है, तो 2 से 3 के बीच में आपको एरिया पैराबोलिकली डिजाइन होना चाहिए। मतलब इस तरीके का आप डिजाइन यूज नहीं करोगे, ये डिजाइन आपका नहीं होगा। एक्चुअल में जो आप देखोगे तो एक्चुअल आपका डिजाइन किस तरीके का दिखेगा, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका डिजाइन पैराबोलिकली होना चाहिए। पैराबोलिकली करने का मतलब ये आपका डिजाइन कुछ इस तरीके के शेप में दिखेगा, ऐसा ये आपका जो शेप है अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल डिजाइन है। ये जो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो डिजाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द पैराबोलिक, ठीक है। ये जो हमको डिजाइन दिख रहा है कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक इन नेचर, ये पैराबोलिक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मान लीजिए अब आप मोल्टन मेटल डालोगे, तो जब यहाँ से जो फ्लूइड आपका जो मोल्टन मेटल जाएगा ना, तो बिल्कुल ये सरफेस से चिपक कर निकलेगा, और सरफेस से चिपकने के कारण क्या होगा, यहाँ पर वो एयर के पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, एयर के पार्टिकल इंटर नहीं करेंगे, जिसके चलते इसमें एयर एस्पायरेशन इफेक्ट नहीं आ पाएगा। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि इस कंडीशन पे आपका एयर एस्पायरेशन इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द थ्योरेटिकली बेस्ट डिजाइन, दिस इज द थ्योरेटिकली बेस्ट डिजाइन। अब थ्योरेटिकली क्यों बोले हैं, अब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली बनाने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली डिजाइन करोगे तो ये शेप आपका कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक के लिए आप समझ रहे हो कि अगर हमको इस चीज को डिजाइन करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी आएगी। अगर मुझे किसी शेप को पैराबोलिक डिजाइन करना हो तो थ्योरेटिकली बेस्ट डिजाइन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी। और इस मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी के कारण हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में बना सकते हो पैराबोलिक, दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो गया, अगेन मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जाता है यहाँ पर। और ये वाला जो हमारे पास शेप है, इस शेप को हम लोग कैसा बना देते हैं, टेपर बना दिया जाता है। टेपर का मतलब आपको सीधा सीधा इस तरीके से आपको शेप दिखेगा। ये अगर हम लोग बात करें इस तरीके का शेप आपको दिखेगा, और ये जो आपको शेप है इस तरीके का हम लोग बेसिकली ज्यादातर प्रेफर करते हैं। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपका मोल्टन मेटल है, ये अगर आप बात करोगे तो क्या ये आपके पास मोल्टन मेटल है, और ये मोल्टन मेटल क्या इसमें फिर आपका फ्लो होगा। तो ये आपका सेक्शन 1 है, ये आपका सेक्शन 2 है, और ये वाला जो सेक्शन है डेट इज द सेक्शन 3। तो ये चीज आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमने जो बात किया हुआ है ये अलग अलग सेक्शन को लेके बात किया है, दिस इज द सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो सेक्शन दिख रहे हैं ना, इसको लेके हमने बात किया हुआ है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया क्या कि कभी भी आपका जो स्क्रू का डिजाइन है, अब जो हमने ऐसा ड्रॉ किया है, अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ये जो डिजाइन है ये ऐसा नहीं, हमारा कैसा डिजाइन होगा, टेपर। ऐसा बना दो तो क्या है, पेन कॉलम उठा के बनाना है तब तो बना ही दोगे, लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है वो टेपर डिजाइन प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये चीज जरूर हाईलाइट रखिएगा क्या कि डिजाइन ऑफ द स्क्रू की हमने बात की इस वीडियो में, और एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को भी देखा है। ये एयर एस्पायरेशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।